झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बीती रात टेल्को के गैस डीलर राहुल कुमार के घर के बाहर स्कूटी सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी है। लोहर नगरी में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। गैस डीलर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। मौके पर दहशत का माहौल है। फायरिंग कर अपराधियों ने गैस डीलर के स्कॉर्पियो को क्षतिग्रस्त कर दिया है। अपराधियों ने फायरिंग सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा लाइन नंबर 5 स्थित मकान के बाहर की। पिछले 24 घंटों में अपराध की ये तीसरी वारदात है। पहले बागबेड़ा के कीताडी में रेलवे कर्मी के साथ लूटपाट हुई, फिर टेल्को के बारी नगर में चाकूबाजी हुई। फायरिंग की ताजा घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि अपराधी यहां पर किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जहां पुलिस अभी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। जानकारी मिलते ही एसएसपी समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और मामले की जांच शुरू की गई है। पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस, एक खोखा भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने रंगबाजी के लिए फायरिंग की है। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। थाना प्रभारी वहाँ पर मौजूद रहे और एक वहाँ का लोडेड एक मैगजीन मिला हम लोगों का और एक जिंदा कारतूस मिला और खोखा मिला। और इसमें हम लोग कल रात में रेड किए। जो हम लोग को संदिग्ध लगा पुराना क्रिमिनल जो हम तक में काफ़ी वगैरह है उन लोग से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा आज जो उनसे पूछताछ करने में पता चला कि कुछ दो परिवार के बीच में कुछ लोगों को कोई समस्या है, उस एंगल में भी हम लोग देखेंगे। बोकारो जिले के जरीडी थाना इलाके के आनंदपुर में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक बेटे ने ही अपनी मां की पीट कर हत्या कर दी। बेटे को शक हो गया था कि उसकी मां डायन है, जिसके कारण वो बीमार रह रहा था। इसी शक में उसने अपनी बुजुर्ग मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी को कोई पछतावा भी नहीं था। आरोपी परमेश्वर मांझी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आदिवासी इलाके में इससे पहले भी अंधविश्वास के चक्कर में कई हत्याएं हो चुकी हैं। डायन विश्वास के बारे में वो हमेशा बीमार रहता था। वो सोचता था कि मेरा माँ हमको खा रहा है, मेरा माँ के चलते हमको ये सब हो रहा है पूरा, जिसके कारण हुआ ना। मामला ये अनंतपुर का है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र गांव है। और डायन कह करके आपने ही माँ का हत्या कर दी गई है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। पुलिस शक के आधार पर इनको गिरफ्तार करके विधि करे। और हम कहते हैं कि इस समाज के लिए भी कलंकित है और कानून के लिए भी बहुत शर्मनाक काम है। बताया जा रहा है कि जिसने ये घटना कारित की है वो उसके परिवार में मतलब कि ठीक नहीं चल रहा था, मतलब बीमार चल रहे थे। तो उनको ये शक हुआ है कि मतलब कि ये डायन है, मतलब माँ डायन है। इस कारण से कुछ हो सकता है, लेकिन वैसा अभी कुछ अनुसंधान में भी नहीं आया है। अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वास्तविक क्या है। अब यहाँ पर कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर शख्स को मां पर कैसे हुआ डायन होने का शक। ये अहम सवाल है। क्या किसी तांत्रिक के बहकावे में वो आरोपी आ गया, जिस वजह से उसने अपनी मां की हत्या कर दी? किसी ने आरोपी को हत्या करने से आखिर क्यों नहीं रोका? वहां पर मौजूद लोग आखिर क्या कर रहे थे? कोडरमा में बंद पड़े खदान में एक महिला, उसके 3 बच्चों का शव मिला है। घटना मरकच्चो के बांझी टांड की है। महिला गुड़िया देवी गरगडीहा की रहने वाली थी और 3 दिन पहले अपने तीनों बच्चों के साथ घर से निकली थी। मृत बच्चों में 8 साल का सूरज, 6 साल का शिबू और 3 साल का छोटू शामिल है। परिजनों ने महिला के ससुराल वालों पर हत्या कर शव को खदान में फेंकने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि गुड़िया के ससुराल वाले अक्सर उसे प्रताड़ित करते थे। कई बार पंचायत भी हुई। पिछले दिनों भी उसके साथ मारपीट की गई थी। उनका कहना है कि गुड़िया का पति मुंबई में काम करता है, लेकिन यहाँ उसके सास ससुर गुड़िया को प्रताड़ित करते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, अभी आपके सामने बॉडी मिला है तो उसमें आंख में चोट लगा हुआ है
और उसका मुंह में भी मतलब ब्लड आ रहा है और हमको लगता है लाठी से घुसा गया मुंह में उसका और उसको आंख फोड़ दिया गया है। ठीक है, हमको लगता है उसको मार दिया गया जान से। का ससुर ईटा पटक दिया था पैर पे, उसके बावजूद पूरा टूट गया था पे। हम लोग इलाज कराए, ठीक है। इलाज कराने के बावजूद भी बोला कि हमारा जीजा बॉम्बे में रहते हैं, वो बोला घर का मैटर है, माँ बाप को क्या करें हम, ठीक है। तुम लोग घर का मैटर है, थोड़ा जाके समझा बुझा दीजिए, ठीक है। हम लोग उसके लिए किए, हम लोग, हमारा बहन भी मतलब बोला ठीक है घर का मैटर है करवा दीजिए, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा मतलब हादसा ये क्या हुआ, ये मतलब खुद डूबी या क्या। और हम लोग का जब बहन हमारा घर से निकल गया 3-3 बच्चा लेके, तो घर से मतलब कुछ बोलना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, क्या नहीं। बोल बहन निकल गया, तुम लोग कहाँ है थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। झारखंड में क्या ईसाई मिशनरीज का सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? सवाल इसलिए क्योंकि खूंटी में पीएम आवास में चर्च बना दिया गया और वहीं रांची के लापुंग में स्कूल कैंपस में गिरजाघर बना दिया गया है। सेवा की आड़ में धर्म का खेल, स्कूल कैंपस में चर्च का निर्माण, झारखंड में ईसाई मिशनरीज की नापाक हरकत अब स्कूल की दहलीज तक पहुंच चुकी है। रांची के लापुंग में स्कूल कैंपस में ही गिरजाघर का निर्माण कर दिया गया है। इसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है। सारंग लोया में बने इस आरसीएम स्कूल का निर्माण भले ही मिशनरी संस्था ने कराया है, लेकिन इसे सरकारी मान्यता प्राप्त है। सरकारी स्कूल है सारंग लोया गांव का, और ये जो कैंपस था, ये पूरा जो परिसर था वो स्कूल के बच्चों के लिए था, उनको खेलने के लिए था और बच्चे यहाँ खेला भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया और जो इलाके में जो मिशनरी हावी होती गई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल के कैंपस में ही एक चर्च बना दिया गया है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। सही तो नहीं है सर, सरकारी स्कूल के सम्मत में तो नहीं है गिरजाघर। बच्चा लोग खेलता था, मैदान भी था, थोड़ा बहुत छोटा सा बचल है, उसमें खेलने के लिए दिक्कत होता होगा। और तो हम लोग उतना इधर आना जाना नहीं करते हैं, इसलिए नहीं मालूम। लापुंग में स्कूल कैंपस में चर्च बना दिया गया, वहीं खूंटी के तोरपा प्रखंड के रायस मेला गांव में पीएम आवास में ही चर्च बना दिया गया। मैं कहूँगा जहाँ कहीं भी लोभ और लालच से अगर किसी का भी कोई धर्मांतरण करता है तो वो गलत होता है, कानूनी वो अपराध है, और उसके लिए कानून भी बनी हुई है, उसको देखना चाहिए सरकार को। उसका हमारे भोले भाले नागरिकों को धर्मांतरण करना, प्रलोभन देना कहाँ का न्याय है? कौन सा संविधान में ये बात है? ये पूरी तरह गैर कानूनी है और झारखंड की सरकार चुप बैठी है, माने मौन समर्थन है झारखंड की सरकार का। स्कूल कैंपस और पीएम आवास में चर्च बनाने पर कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि स्कूल को क्यों बनाया गया धर्म का अखाड़ा? स्कूल में शिक्षा की जगह धर्म का प्रचार क्यों? क्या मिशनरीज को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? चर्च की आड़ में जमीन का अतिक्रमण क्यों? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आखिरी दिन है। रांची के मुख्य मंदिर में आज सुबह से ही पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि आज की पूजा मौसी बाड़ी में करने की परंपरा रही है, लेकिन कोरोना के चलते इस साल रथ यात्रा नहीं निकली, जिसके कारण 12 जुलाई से मुख्य मंदिर में ही भगवान जगन्नाथ की विधि विधान से पूजा की जा रही है। आज सुबह जगन्नाथ मंदिर में पूजा और आरती का आयोजन हुआ, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज आखिरी दिन है और परंपरा के तहत जो विधि विधान मौसी बाड़ी में होनी थी वो यही निभाई जा रही है। हमारे साथ रांची जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी, हम उनसे बात करेंगे कि पुजारी जी आज पूजा का आखिरी दिन है तो कैसे क्या होगा आज? जय जय जगन्नाथ। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों, राज्यवासियों को जगन्नाथ जी की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ कि अभी जो हम लोग संकट में हैं उससे सबको मुक्ति मिले। अब आज भगवान जगन्नाथ जी का वापसी रथ यात्रा का दिन है। भगवान आज अपने सिंहासन में शाम को विराजमान करेंगे। क्योंकि रथ यात्रा इस बार नहीं हो पाया, इसीलिए मौसी बाड़ी में जितने भी नियम धर्म होता है या फिर रथ के ऊपर जो नियम होता है
वो सभी नियम हम लोग अभी भगवान के दरबार में ही सब करेंगे और शाम को 5 बजे के बाद भगवान अपने आसन पर चले जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ संख्या में जो है भक्त पहुँचे हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, गाइडलाइंस के अनुसार ही पूजा हो रही है। आप लोग यहाँ पहुँचे, भगवान से आप लोगों ने क्या मांगा? भगवान से बस कि सब कुछ अच्छे से रहे और ये कोरोना जो है ये ख़त्म हो जाए जल्दी से जल्दी, सब लोग अच्छे से रहे, सब लोग खुश रहे। आप क्या करती हैं आप? जी एडवोकेट हूँ मैं। एडवोकेट, वकील हैं आप? तो क्या केस जीतने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा? नहीं, भगवान से आशीर्वाद केस जीतने के लिए नहीं, अभी तो फिलहाल जिंदगी जीत लीजिए, वही सबसे बड़ा बात है। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कि केस जीतने के लिए नहीं, जिंदगी की जंग जीतने के लिए जो भगवान से आशीर्वाद मांगा। जिंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने क्या? बस आशीर्वाद, बाकी तो सब वो खुद ही दे देते थे। क्या करते हैं आप? एडवोकेट हूँ। आप सभी एडवोकेट हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 3 अधिवक्ताएं पहुँची हैं और तीनों अधिवक्ता उनको कहा जाता है। जगन्नाथ स्वामी को महान अधिवक्ता वो खुद ही है। भगवान जगन्नाथ स्वामी खुद सबसे बड़े अधिवक्ता हैं, जज हैं, जिंदगी का फैसला करते हैं। इन तमाम अधिवक्ताओं का ही कहना है, पूजा करने के लोग यहाँ पहुँचे हैं। कुछ बच्चे भी हैं। भगवान की पूजा की तुमने? पूजा की तुमने? इस समय भगवान की आरती हो रही है और काफ़ी भक्तिभाव से यहाँ पर आरती हो रही है। शाम में विधि विधान के बाद भगवान जो है वापस अपने जो उनका भगवान का कक्ष है, भगवान वहाँ लौट जाएंगे और इस तरह रथ यात्रा की जो पूरी विधि विधान परंपरा है उसका निर्वहन होगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। मौसी बाड़ी में आज अर्चना के बाद आज भगवान जगन्नाथ को मुख्य मंदिर में लौटना था, लेकिन कोरोना के कारण रथ यात्रा नहीं निकलने के चलते मुख्य मंदिर में ही विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। स्वामी की हमें लगता है कि हमारे शादी जगन्नाथ स्वामी की कृपा से ही हुई है, क्योंकि पहली बार इनसे मैं यहीं मिली थी और हमारी शादी भी इसी साल हो गई। हमारी शादी में ज़्यादा भीड़ नहीं हो पाई थी, बट सोची हूँ कि जब भी हमारी एनिवर्सरी आए तो हम लोग सारे परिवार फिर से जगन्नाथ स्वामी के पास आए और धूमधाम से अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। जय जगन्नाथ स्वामी की। और हमारी इंगेजमेंट भी यही हुई थी, सब भगवान की कृपा से ही। जी, जय जगन्नाथ स्वामी। आज शयनी एकादशी है। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा मौसी बाड़ी से मुख्य मंदिर प्रस्थान करने का जो विधान है वो बड़े मंदिर में ही संपन्न किया जा रहा है। पूरे विधि विधान से हमारे रामेश्वर पाढ़ी जी हैं, वो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी, और उनके माध्यम से पूरा विधि विधान से जगन्नाथ का जो परंपरा से नियम चलते आ रहा है उसे संपन्न कराया जा रहा है। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति पर उद्योगपतियों ने सवाल उठाए हैं। दीपक मारू ने कहा कि झारखंड का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ सिर्फ पेपर पर उद्योग नीति बनती है। उद्योग लगाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की बात कही जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मंत्रालय का चक्कर लगाना पड़ता है। झारखंड स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष फिलिप मैथ्यू ने कहा कि सरकार जमीन उपलब्ध कराने में नाकाम रही। वहीं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा कि उद्योग के लिए बिजली पानी का समुचित इंतजाम होना चाहिए। जनरेटर से काम करना मुश्किल होता है। वहीं कुणाल आजमानी ने कहा कि सरकार नई पॉलिसी लेकर आती तो है, लेकिन जमीन पर उसे सही तरीके से लागू नहीं किया जाता। जबकि रणजीत टिब्रेवाल ने कहा कि राज्य में अधिकारियों की मनमानी चलती है, यहाँ माफियागिरी हावी है। झारखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ पर अधिकारी इसको ज़मीनी लेवल पर ये कार्य को नहीं करवा पा रहे हैं। आज के डेट में सिंगल विंडो सिस्टम कहीं पर भी नहीं है। हर आदमी को, हर उद्योगपति को हर एक विभाग में जा कर के हर एक अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग अधिकारियों से मिल करके कार्य करवाना पड़ रहा है, जो कि सिंगल विंडो सिस्टम के प्रारूप को एकदम ही डिफाई करता है। फीलिंग आ गई है कि ये सिर्फ एक नारा रह गया है कि बिजली है, पानी है, ये सब तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल फेलियर हो रखा है। सिंगल विंडो इज़ अ टोटल फेलियर। वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो फ़ायदे के बल्कि उल्टा नुकसान होती है। एक पेमेंट अगर सिंगल विंडो के थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं तो वो डिपार्टमेंट में जाती नहीं है
और फिर हम लोग को तकलीफ होती है ये पेमेंट कहाँ गई उसको। है कि ये सब्सिडीज़ और जितने भी फैसिलिटीज़ देने की उसमें बात कही गई है वो धरातल पर तभी आएंगे जब उद्योग आएंगे, लेकिन उद्योगों के लिए हम लोगों ने देखा है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक लैंड की, इलेक्ट्रिक की और सिंगल विंडो सिस्टम जो कि क्लियरेंसेस मिलते हैं कोई भी उद्योगों को, तो इसके ऊपर में सरकार को बहुत ध्यान देना होगा कि उद्योग लाने के लिए हम लोग एक लैंड बैंक बनाएं। एप्लीकेशन आ गया तो ये नहीं देखते हैं कि अब दोनों प्रोजेक्ट क्या है क्या नहीं है, अब वो बिडिंग करेंगे। बिडिंग में जो नियम है सरकार का, अब 50 लाख की ज़मीन है तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक बिड हो रहा है, तो वो इन्वेस्टर कैसे आएगा, कैसे उसको ज़मीन में। मैं समझता हूँ छोटा जो लघु उद्यमी है, जो छोटे छोटे अनएम्प्लॉयड आदमी है, अगर इंडस्ट्री लगाना चाहें तो वो उनके लिए असंभव है। गिरिडीह के बेंगाबाद में महिलाएं प्रशिक्षण लेकर अपने ही घर में साबुन, तेल, दाल और अगरबत्ती बना रही है। इसके बनाए गए सामानों की बाजार में डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ने से महिलाओं की अच्छी कमाई भी हो रही है। जो यहां पर साबुन बन रहा है वो हर्बल है। महिलाओं का कहना है कि इससे पहले हम लोग घर की 4 दीवारी तक ही सीमित थे और घरेलू काम में ही व्यस्त रहते थे, लेकिन सरकार की मदद और जोहार परियोजना की मदद से आज हम लोगों ने खुद एक व्यापार खड़ा किया है। हम लोगों का उद्देश्य है बाजारों में स्वदेशी प्रोडक्ट पहुंचाना जो अच्छा भी हो और सस्ता भी हो। JSPL जोहार परियोजना के तहत महिलाओं छोटे व्यापार करने और स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए 15-15 हजार रुपए दिया गया है। का किट में हम लोग को 2 लाख साबुन का ऑर्डर नई दिल्ली से आई हुई है, जो हम लोग वही ऑर्डर पूरा कर रहे हैं 2-2.5 महीने से लगातार बना रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 4 तरह का इसमें बेस सोप बना रहे हैं, तुलसी, लेमन, रोज और सैंडल का। हम लोग का घर में काम करते थे, अब साबुन बनाने का मौका मिला है। तो क्या इसका प्रशिक्षण आप लोगों को मिला था? हाँ मिला था। कहाँ मिला था प्रशिक्षण आप लोगों को? यहीं पर मिला था संकुल में। उसके बाद फिर से साबुन बनाने लगे। अब बनाते हैं, बना के फिर यहाँ से भेजते हैं। मशीन चलाना, दाल सुखाना, दाल पैकेजिंग करना, दाल बनाना, ये सब काम है। मेरा काम है दाल ग्रेडिंग करना, मशीन चलाना, और जो दीदी लोग काम करती है उन लोग का काम है दाल को सुखाने के लिए, फुलाने के लिए और फटक के साफ करने के बाद उसको पैकिंग करने के लिए। हम लोग वजन के साफ करते हैं। इसमें दाल हम लोग का प्लास मार्ट में जा रहा है और यहाँ की जो क्लस्टर की दीदी है, समूह की दीदी है, वो लोग भी आती है, दाल को ले आती है, या फिर हम लोग गाँव में भी दे रहे हैं मार्केट में। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शामिल हो और अपने देश का नाम रोशन करे, लेकिन भूखे पेट कुछ भी नहीं हो सकता और भूख के आगे सपने दम तोड़ देते हैं। बोकारो के महेशपुर गांव की तीरंदाज के सपने भी पेट की आग में झुलस रहे हैं। महेशपुर की गुड़िया ने राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा से कई बार लोगों को चौंकाया। राज्य स्तरीय सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में गुड़िया 2 बार सिल्वर जीत चुकी है। उसके पास मेडलों और सम्मान पत्रों की कोई कमी नहीं, लेकिन इस खिलाड़ी को कहीं से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है। सर सबसे पहले तो सर हमारी मैडम जब कोचिंग करना मैम का किसी रीज़न से छूट गया, तो उसके बाद से सर हम लोग का पूरा लक्ष्य भटक गया। उसके बाद सर एकदम आगे जाने का कोई उम्मीद ही नहीं रहा। ना ही हम लोग को ऐसा कोई ग्राउंड मिला, ना ही ऐसा हम लोग को कोई कोच मिला जो हम लोगों को इतना आगे ले जा सके। सर हम एक गांव की लड़की हैं और यहाँ से सर हम आर्चरी के बारे में तो सर हम कुछ जानते नहीं थे। मैडम ने हमको तराशा, हमारे टैलेंट को देखा और सर हमको 2 साल के अंदर ही सर हम 2016 में सर आर्चरी ज्वाइन किए थे। हमको लगता है कि हमने जो सपना देखे थे कि हाँ मेरा बच्चा जितना प्लेयर है सब इंडिया लेवल तक खेले, वर्ल्ड तो खेले, वर्ल्ड चैंपियन बने। जो मेरा खुद का सपना था कि हम वर्ल्ड चैंपियन, मेरे पापा का सपना था कि हमको वर्ल्ड चैंपियन बनाना, पर आज लगता है कि वो लोग को देखते लगता है कि हमने वो लोग को क्यों सिखाया। अभी हम वो लोग के लिए कुछ नहीं किया। इंडिया लेवल तो दूर के बाद वो लोग को 2 वक्त खाना भी नहीं दे पा रहे। साहिबगंज की मनसिंघा पंचायत स्थित कटघर गांव के तालाब में पत्थर के फूड ग्रेन जैसे चावल, दाल, जौ, आलू और प्याज लोगों को चौंका रहे हैं। बताया जा रहा है कि पत्थर के ये अनाज जीवाश्म फॉसिल्स के रूप में बदले हुए ग्रीन ग्रेन हैं।
करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी से निकले उद्गार राजमहल की पहाड़ियों में जीवाश्म के रूप में नजर आ रहे हैं। बिरबल सैनी इंस्टीट्यूट लखनऊ ने भी जांच के बाद इसकी पुष्टि की। पत्थर के अनाज को लोग घर ले जा रहे हैं और ये ग्रीन ग्रेन यूं ही नष्ट हो रहा है, लिहाजा इनके संरक्षण की जरूरत है। हालांकि इनके संरक्षण के लिए मंडरों में फॉसिल्स पार्क बनाया गया है, लेकिन इनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। जानकारी मुझे भी मिली है और हम लोग इसके संरक्षण के लिए हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जैसा हम लोग का फॉसिल्स पार्क मंडरों में डेवलप हो रहा है, तो हम लोग डीएफओ साहब से बात करके इसको भी संरक्षित कराएंगे, क्योंकि ये भी फॉसिल्स ही है और इसकी जानकारी अभी बहुत लोगों को नहीं